हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के पीवाईक्यू क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में 1 से 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो TRE 1 से लेकर 3 में पूछे गए हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। ऑप्शन बी दिया है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। ऑप्शन सी दिया है 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन डी दिया है 1 से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री तक उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर-नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी में होता है। ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी 1 से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती है। यह मानसून अक्टूबर और नवंबर के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निर्वतन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है सवाना प्रकार, ऑप्शन बी है उपोष्ण मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी है भूमध्य सागरीय प्रकार, ऑप्शन डी है 1 से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीप के पश्चिम क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यह रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन ए है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। डी उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि सारे आंसर सही हैं। तो इसका पूछा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो कृषि जलवायु के ये सारे विशेषता हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र शामिल है। यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए दिया है मेघालय का पठार, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी तट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता गिलेन थॉमस त्रिवार्था ने वर्ष 1966 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। त्रिवार्था के अनुसार दुनिया के 7 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता कौन थे? तो गिलेन थॉमस त्रिवार्था।
इन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कब दिया था? तो 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नया टॉपिक दिया है वन क्षेत्र, इससे रिलेटेड कौन क्वेश्चन पूछे गए? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सागवान के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो डेल्टा के सदाबहार वन को सुंदर वन क्षेत्र कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये TRE 2 का क्वेश्चन है, GS में पूछा गया था 6 to 8 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम हो। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घास के मैदान, झाड़ झगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार, औरतें और निजी दोनों तथा समुदाय से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है सुरक्षित वन, ऑप्शन बी है संरक्षित वन, ऑप्शन सी है अवर्गीकृत वन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका, घास के मैदान, झाड़ झगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को वर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होता है। संरक्षित वन सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, इसमें लोगों को कुछ छूट होती है। आरक्षित वन में सरकार प्रत्यक्ष निगरानी करता है, और जो अवर्गीकृत वर्ग है उसमें घास के मैदान, झाड़ झगाड़, वन, बंजर भूमि आदि निजी और समुदाय दोनों प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन दिया है 25, 33, 39। तो इसका आंसर होगा 33, ऑप्शन बी। भारत में 1952 की राष्ट्रीय नीति उल्लिखित देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, जो निम्न है: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल, भूमि। अगला टॉपिक देखिएगा, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं से कौन क्वेश्चन पूछा गया था TRE के एग्जाम में? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो TRE 2 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के भूस्खलन क्षेत्र में हिमालय पर्वत के पश्चिम व पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आता है। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त यह सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत पठार पर भी
यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका ऑप्शन ए है मालाबार, ऑप्शन बी है कोरोमंडल, ऑप्शन सी है कोकड़, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये TR2 में भी पूछा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, देखिएगा इसको। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल और उत्तरी सरकार है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी घाट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है, चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए दिया, यदि किसी मैदान के इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाती है तो उसे हीट वेव कहते हैं। ऑप्शन बी दिया, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी, न तो 1 और न 2। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ये यहाँ पहाड़ी दिया है, लेकिन ये मैदानी इलाके की तापमान 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाए तो इसे हीट वेव तापमान कहते हैं, और पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो दोनों अपोजिट दिया था, इसलिए दोनों रॉन्ग है। इसका ऑप्शन डी होगा। नया टॉपिक देखिएगा, चट्टान, शैल और मृदा। मृदा को पलवार करना संबंधित है। तो ऑप्शन ए है खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी है मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, ऑप्शन सी है मृदा की नमी को बनाए रखने से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदा की नमी बनाए रखने से। मृदा की पालावार मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना है। पालावार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेत में नमी को बरकरार रखती है। तो ये प्राइमरी का क्वेश्चन था, री एग्जाम में पूछा गया है, जनरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? तो इसका ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। एक्सप्लेनेशन देखिए, गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। यह भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बागर या पुरानी जलोढ़ और खादर को नई जलोढ़ में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेंगूर या काली मिट्टी कहते हैं, चरनोजम भी कहते हैं। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें दल क्षारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उपरोक्त विकल्पों में मेघालय राज्य सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटराइट मिट्टियाँ क्रमशः लोहे और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी है, अभ्रक कोडरमा में पाई जाती है। ऑप्शन सी, कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी है, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सही है। यह पहले विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यह भारत का माइका कैपिटल कहा जाता है। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद यह अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। भारत के अभ्रक का कुल भंडारण का लगभग 99% किस राज्य में पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अभ्रक के सबसे ज़्यादा भंडारण 4 राज्य में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ऑप्शन ए है कार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन बी है बिना बुझा हुआ चूना। ऑप्शन सी है कैलेमाइन का घोल। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्बनिक पदार्थ। आगे देखिएगा, मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता है तो मिट्टी क्षारीय होगी। तो मिट्टी की क्षारीय सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अगला टॉपिक देखिएगा, दिया है सिंचाई एवं नदी घाटीय परियोजना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी? ऑप्शन दिया है यमुना नहर। ऑप्शन बी दिया है पूर्व कोसी नहर। ऑप्शन सी दिया है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है। इसे सतलुज नदी पर हरिकेबाद से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। इसके 3 राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है। इसे सतलुज नदी पर हरिकेबाद से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर। ऑप्शन बी है शारदा नहर। ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पानी की सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है उद्योग। ऑप्शन बी है घरेलू। ऑप्शन सी है सिंचाई। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंचाई। नीति की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार जल देश में कुल खपत लगभग 85% हिस्सा है कृषि में, जबकि 10% उद्योगों में और 5% घरों में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टिहरी बांध ऑप्शन पहला दिया है नीतिवादी विचारधारा। ऑप्शन बी है संभववादी विचारधारा। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक नीतिवादी। ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संभववादी विचारधारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, टिहरी बांध परियोजना संभववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय या स्कूल के रूप में स्थापित हुए जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करता है कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील व्यक्तियों को, जैसे बहता जल, प्रवाहित मिट्टी, वनस्पति, अस्थायी शक्तियों, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में तथा तत्वों के गुणों के अनुसार उसका उपयोग करता रहा। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए है खंदक प्रणाली। ऑप्शन बी है चेन पंप प्रणाली। ऑप्शन सी है ड्रिप प्रणाली। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रिप प्रणाली। सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई के प्रमुख पारंपरिक और आधुनिक विधियों कौन कौन है? तो देखिएगा, पारंपरिक सिंचाई विधियाँ खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली,
ढेकली प्रणाली, रहर तथा मोट प्रणाली, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली। स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई पारंपरिक विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो ऑप्शन ए है भारतवर्ष और बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारतवर्ष और चीन, ऑप्शन सी है भारतवर्ष और नेपाल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और नेपाल। 1954 में कोसी परियोजना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी है दुधवा बांध, ऑप्शन सी है घुमराव पदर बांध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है। नदी का जल संग्रह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इस नदी पर हीराकुंड बांध भारत के सबसे लंबा बांध है। अगला टॉपिक देखिए, खनिज ऊर्जा संसाधन। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बक्साइड, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है तांबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। झारखंड के पूर्वी सिंह जिले में मौजूद घाटशिला का छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला में यूरेनियम तथा तांबा जैसे खनिजों का बड़ा भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंगनीज का उपयोग कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है फोटोग्राफी, ऑप्शन बी माचिस, ऑप्शन सी है बैटरी। इसका आंसर होगा ई, कोई नहीं। मैंगनीज बहुत भंगुर धातु है, शुद्ध रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में किया जाता है, इसलिए आंसर होगा कोई नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिकूल परिस्थितियाँ कौन है? तो सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ है खंबात की खाड़ी। भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा क्षमता 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात में खंबात की खाड़ी या कांबे की खाड़ी लगभग 7000 मेगावाट और कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट। पश्चिम बंगाल के सुंदर डेल्टा क्षेत्र में 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंबात की खाड़ी में ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन सबसे अनुकूल दशा में पाई जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पवन ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक स्रोत में कौन कौन आते हैं? जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। और गैर पारंपरिक ऊर्जा में पवन ऊर्जा, बायोगैस, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा खनिज तेल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थोरियम। मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पर पाया जाता है। थोरियम का रासायनिक प्रतीक TH है और परमाणु क्रमांक 90 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है? 2, 1, 4, 3। तो पहले होगा पूरब में नामरूप, सेकेंड पे होगा कोटा, उसके बाद परीक्षा, उसके बाद से फोर्थ पे होगा ओबरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान होता है। उपयुक्त विकल्पों में से थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूर्व से पश्चिम का क्रम निम्न है। नामरूप असम में स्थित है। ओबरा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। पराछा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और कोटा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के अनुसार भारत पहले 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की। यह संयंत्र 500 KW और संयंत्र 100 KW एन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एम इलेक्ट्रोलाइजर साड़ी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। तो असम के जोरहाट पंप पर, इसलिए ऑप्शन ई होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? तो कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। झारखंड के धनबाद शहर में कोयला नगरी कहा जाता है। भारत के झरिया में अनेक कोयला खन केंद्र है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र अवस्थिति सही युग में है। सुरमा घाटी असम, ऑप्शन बी है लूने क्षेत्र गुजरात, ऑप्शन सी है केसिन बेसिन बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र सुरमा घाटी, डिगबोई, नरकटिया, हुंगीराज, मोरान क्षेत्र असम में है। लुनेज, अंकलेश्वर, ओलाद, ढोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में है। मंगला क्षेत्र राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में है, जो प्राकृतिक गैस का भारत में सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 79 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग और व्यापार से बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है औरंगाबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। यह जिला रेशम उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। यह बिहार का औद्योगिक कस्बा है। यह बरौनी तेल शोध कारखाना और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यहाँ बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। यह संयंत्र रूस और ओमानिया की मदद से स्थापित किया गया 1964 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए।